नमस्ते मित्रों। पिछले क्लास में हमने संविधान के इतिहास को देखा और उसमें हमने देखा कि किस क्रम में अंग्रेज जो हैं वो भारत आ रहे हैं और किस तरह से उन्होंने प्लासी बक्सर का युद्ध किया, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया। उसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले क्लास में देखा था कि 1857 की क्रांति हुई थी और 1857 की क्रांति में हमने आपको बताया था ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया। हमने एक हेडिंग लिखा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हुआ, ब्रिटिश शासन का अंत नहीं हुआ। हम उसी क्रम में आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ भारत में। हम देखते हैं कि 1873 का अधिनियम आया। 1873 ईस्वी का यह अधिनियम केवल एक इंपॉर्टेंट है कि 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि 1857 की क्रांति के बाद जो 1858 का एक्ट आया, उसी में यह बात थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में नहीं रहेगी लेकिन इसका शासन नहीं होगा। थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे। सीधे सीधे क्या हुआ कि पहले ब्रिटेन में कानून का निर्माण होता था, कानून बनता था संविधान कंपनी के लिए, और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी उसका शासन करती थी। कानून अभी भी वही बनेगा लेकिन अब उसका शासन क्राउन के द्वारा किया जाएगा, यानी कि ताज के द्वारा किया जाएगा, जो कि ब्रिटेन के सम्राट होंगे उनके द्वारा किया जाएगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नहीं किया जाएगा। बस सीधा सा इतना ही मतलब निकलता है इसका। तो 1 जनवरी 1884 को औपचारिक रूप से कंपनी को भंग कर दिया गया। हमें ध्यान देने वाली बात है कि अब पेपर में पूछा जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कब किया गया। 1 जनवरी 1884 को। उसके बाद जो अधिनियम आया उसे हम कहते हैं शाही उपाधि अधिनियम। शाही उपाधि अधिनियम यानी कि जो ब्रिटेन की महारानी थी उस समय, उस महारानी विक्टोरिया जो थी, उनको भारत का सम्राट घोषित किया गया। दरअसल यह महिला थी इसलिए इन्हें सामग्री कहा जाता है। तो 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया, याद रखिए नाम, महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री, ये महिला इसलिए सामग्री, अगर पुरुष होते तो सम्राट होता, घोषित किया गया। तो 28 अप्रैल 1876 से भारत का जो शासन व्यवस्था आ गया वो किसके हाथ में आ गया? संवैधानिक तौर पर महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गया। इसी क्रम में आगे जब हम बढ़ते हैं तो 1876 के बाद भारत में कुछ उथल पुथल घटनाएं हुई। जैसे एक प्रमुख घटना हुई, आपको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई। कब हुई? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। उसी समय लॉर्ड रिपन के द्वारा एक बिल लाया गया जिसे हम कहते हैं इल्बर्ट बिल। बहुत फेमस है यह इल्बर्ट बिल, 1883 में लाया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा। ये क्या था इल्बर्ट बिल? इल्बर्ट बिल में था दरअसल कि जो भी भारतीय मजिस्ट्रेट थे उस समय, वो भारत में बसे यूरोपीय लोगों के भी मुकदमे सुन सकते थे। यानी कि भारत में बसे जो विदेशी थे, यूरोपीय लोग थे, उनके मुकदमे सुनने का अधिकार भारतीय मजिस्ट्रेट को मिल गया, जिसका काफी विरोध हुआ था। लॉर्ड रिपन के द्वारा 1883 में इल्बर्ट बिल लाया गया था। बहुत बार यह पेपर में पूछा जाता है किसके द्वारा लाया गया था, कब लाया गया था, क्या था इसका उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य मात्र इतना ही था कि जो भारतीय मजिस्ट्रेट हुआ करते थे उस समय, वो यूरोपीय लोगों के भी मुकदमे सुन सकते थे, यानी कि भारतीय लोगों को कुछ थोड़ा सा और अधिकार दिया गया। अब हम आगे देखते हैं इस एक कांग्रेस की स्थापना 1885 में और 83 में इल्बर्ट बिल। तो उसके बाद जो भारत में अधिनियम आया, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892, इसमें भारतीयों के कुछ अधिकार को बढ़ाया गया। उस अधिकार में सबसे पहला अधिकार देखिए, इस अधिनियम द्वारा पहली बार परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हो गया। बजट पर अभी कुछ बोल सकते थे, लेकिन
प्रश्न पूछने का अधिकार, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार और मतदान का अधिकार नहीं था। यह कई बार पेपरों में पूछा गया कि पहली बार परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार कब मिला था? 1892 के अधिनियम के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एकदम से याद रखिए। इस अधिनियम में चुनाव का सिद्धांत सीमित रूप से स्वीकार कर लिया गया। सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि किस अधिनियम में पहली बार चुनाव का सीमित सिद्धांत अपनाया गया था? तो सीमित सिद्धांत 1892 के अधिनियम के द्वारा अपना लिया गया। आगे के क्रम में जो अधिनियम आए वो बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, मार्ले मिंटो सुधार। भारत शासन अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार। बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, बार बार यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले वीडियो में भी यहां से प्रश्न पूछा गया था। इस अधिनियम में हुआ क्या कि उस समय के तत्कालीन भारत सचिव और तत्कालीन वायसराय दोनों ने मिलकर के भारतीयों के लिए एक सुधारात्मक व्यवस्था अपनाई। कहने के लिए सुधारात्मक व्यवस्था थी, लेकिन उसमें बड़े सारे दोष थे। ठीक, पहला काम किया गया कि जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसकी सदस्य संख्या जो 16 हुआ करती थी बढ़ा करके 60 कर दी गई। जो सदस्य संख्या थी 16 उसे बढ़ाकर 60 की गई, जिसमें 32 लोग गैर सरकारी सदस्य हो सकते थे, 32, और 27 निर्वाचित होते थे। इन 32 में से 27 का निर्वाचन होता था, चुनाव होता था, और 5 नामजद होते थे। ये प्रश्न बहुत पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी याद रखिए कि मार्ले मिंटो सुधार में, भारत परिषद अधिनियम 1909 में जो परिषद की सदस्य संख्या थी वह 16 से बढ़ा करके 60 कर दी गई, और जो 60 सदस्य थे उसमें 32 गैर सरकारी सदस्य थे जो भारतीय भी हो सकते थे, और 27 का निर्वाचन होता था। 5 लोग नामजद होते थे, मनोनीत होते थे, जिन पर चुनाव नहीं होता था। सबसे महत्वपूर्ण घटना आई मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था। मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था पहली बार मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में ही आया, जिसे हम भारत परिषद अधिनियम 1909 कहते हैं। इसके पहले भारत में बंगाल का विभाजन हो चुका था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई। बहुत बार आप सुने होंगे फूट डालो राज करो की नीति कब अपनाई गई। तो फूट डालो राज करो की नीति बंगाल विभाजन के समय में भी थी। मार्ले मिंटो सुधार के समय में जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई, उसमें भी फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई। आगे के क्रम में देखिए, इसी जो फूट डालो राज करो की नीति है, इसी में कई बार प्रश्न पूछा जाता है वो कौन सा अधिनियम था जिससे भारत का विभाजन हुआ। तो मार्ले मिंटो सुधार एक अधिनियम है जिससे हम कह सकते हैं कि भारत का विभाजन हुआ। बहुत बार प्रश्न में पूछा गया कौन सा अधिनियम सांप्रदायिक अधिनियम के नाम से जाना जाता है, किस अधिनियम को हम सांप्रदायिक अधिनियम कहते हैं। तो मार्ले मिंटो सुधार भारत परिषद अधिनियम 1909 को हम सांप्रदायिक अधिनियम कहते हैं। बहुत सिंपल सा है, मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक अधिनियम है क्योंकि मुस्लिम वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई, किसके द्वारा? मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। इसी समय मार्ले ने मिंटो को एक पत्र लिखा था और यह कहा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं जिसका परिणाम बहुत ही भयावह होगा। तो इनको पता था कि हम जो भी कर रहे हैं ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, फिर भी यह अपने लाभ के लिए इस तरह की नीतियां बना रहे थे। तो एक सेंटेंस आपको याद रखना है कि किस अधिनियम के बारे में कहा गया है कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, क्योंकि आयोग कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ देता है। तो मार्ले मिंटो सुधार के लिए हम कह सकते हैं कि नाग के दांत बो रहे हैं जिसका परिणाम बहुत ही भयावह होगा। भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1892 में अभी आप देखिए कि उन्हें केवल बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त था, प्रश्न पूछने और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। वो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा दिया गया। इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय 2 लोग थे, एक थे केसी गुप्ता
और दूसरे थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये आप याद रखिए, 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार आया उसमें इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो एक थे केसी गुप्ता और दूसरे थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। मार्ले मिंटो सुधार 1909, परिषद की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई, जिसमें 32 गैर सरकारी सदस्य होते थे, 27 पे निर्वाचन होता था, 5 लोग नामजद होते थे, यानी कि केंद्रीय परिषद की सदस्य संख्या को मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा बढ़ाया गया। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1909 को हम सांप्रदायिक अधिनियम के नाम से जानते हैं, क्योंकि मुस्लिम वर्ग के लिए एक पृथक निर्वाचन पद्धति लाई गई, पृथक निर्वाचन क्षेत्र लाया गया और फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई। भारतीय सदस्यों को प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। तो इतने महत्वपूर्ण पॉइंट आपको भारत शासन अधिनियम 1909 से तैयार रखना है। हमने आपको संविधान जब शुरू किया था तो उसके इतिहास को 5 क्रमों में बांटकर शुरू किया था। तो अगला क्रम जो है वो 1909 से 1947 है, स्वशासन की स्थापना। जो चौथा पॉइंट है, लास्ट है, भारतीय संविधान का निर्माण। तो 1919 से 1947 जो है वो स्वशासन की स्थापना है। इसमें एक मोडफोर्ड रिपोर्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 पारित हुआ। भारत में इस समय भी बहुत सारी घटनाएं घटी, जैसे एक जो 1909 में मुस्लिम वर्ग को अलग से प्रतिनिधित्व लाया गया और फूट डालने की नीति अपनाई गई। तो आगे के क्रम में हम देखते हैं कि सबसे फेमस लखनऊ फैक्ट की एक घटना घटी, जिसे हम लखनऊ समझौता के नाम से भी जानते हैं। वो 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन था और उस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों आपस में मिल गए, यानी अपनी शक्ति प्रदर्शन का एक माध्यम बनाए। तो एक महत्वपूर्ण घटना ये हुई। होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। दूसरी महत्वपूर्ण घटना हुई, स्वराज मांग की बहुत तेज शुरू हो गया था स्वराज की मांग। तो उसी समय विश्व युद्ध की घटना अभी हाल ही में घटी थी, प्रथम विश्व युद्ध। तो इन घटनाओं के बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आया 1919 में, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। जिसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। कई बार आप सुने होंगे डोमेनियन स्टेट, डोमेनियन स्टेट यानी कि उत्तरदायी शासन। डोमेनियन स्टेट या उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग पहली बार जो किया गया वो 1919 के अधिनियम में ही किया गया। यहां भी देखिए 2 लोगों का नाम है, मॉन्टेग्यू यानी कि उस समय के भारत सचिव और चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड यानी कि तत्कालीन वायस राय। दूसरा किया गया कि इस अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई, महत्वपूर्ण है। हम लोग देखे हैं कि 1892 में सीमित चुनाव सिद्धांत अपनाया गया। 1919 में क्या किया गया, प्रत्यक्ष चुनाव सिद्धांत अपनाया गया। महिलाओं को मताधिकार दिया गया। भारत में, ब्रिटिश भारत में महिलाओं को मतदान का अधिकार पहली बार 1919 के अधिनियम के द्वारा ही दिया गया था। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों पर भी लागू किया गया। यहाँ पे अभी हमने देखा कि केवल मुस्लिम वर्ग को अलग किया गया था, यहाँ पर सिख वर्गों को भी सांप्रदायिकता के आधार पर भारत से, यानी कि यहाँ के जो समुदाय हैं उनमें से बांट दिया गया, उन्हें एक विशेष प्रावधान में लाया गया। महत्वपूर्ण है, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित की गई। राज्य परिषद, जिसे हम उच्च सदन कहते हैं, आज हम कह सकते हैं राज्यसभा। दूसरा था विधानसभा, जिसे हम निम्न सदन कहते हैं, वर्तमान में हम उसे लोकसभा कह सकते हैं। राज्य परिषद में उच्च सदन में 60 सदस्य हुआ करते थे और विधानसभा में 145 सदस्य हुआ करते थे। दोनों की शक्तियां लगभग बराबर हुआ करती थी, लेकिन बजट या धन विधेयक पास करने का अधिकार केवल विधानसभा के पास हुआ करता था, जो कि वर्तमान में भी धन विधेयक
पे सारी शक्ति लोकसभा में ही निहित है, उसी तरह विधानसभा को ही प्राप्त था उस समय भी धन विधेयक पास करने का अधिकार। धन विधेयक, शक्तियां समान हुआ करती थी, लेकिन धन विधेयक में उस समय भी विधानसभा को ज्यादा शक्ति मिली हुई थी। जो सबसे प्रमुख चीजें हैं वो ये है कि 8 प्रमुख प्रांत, जिन्हें हम गवर्नर के प्रांत कहते थे, में द्वैध शासन पद्धति की शुरुआत की गई। सबसे महत्वपूर्ण है, 8 प्रमुख प्रांतों में द्वैध शासन पद्धति की शुरुआत की गई। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बच्चों में कंफ्यूजन है कि यह बार बार वो ऑब्जेक्टिव लगाते हैं और कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। 1919 के अधिनियम में प्रांत में यह व्यवस्था लाई गई थी और 1935 के अधिनियम में यह व्यवस्था केंद्र में लाई गई। तो ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि कब प्रांत में लाई गई और कब केंद्र में लाई गई। जैसे ही पूछा जाए प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई, 1919। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई, 1935। ये दोनों एकदम अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे जब वो ऑब्जेक्टिव लगाते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं। 8 प्रमुख प्रांतों में द्वैध शासन पद्धति लाई गई। क्या था द्वैध शासन पद्धति? विधि विषय, यानी कि जो कानून बनाने का विषय था, जो आज भी हम देखते हैं कानून बनाने का विषय था, वो 2 भागों में बंटा हुआ था। एक केंद्र के पास था, दूसरा प्रांत के पास था। एक केंद्र के पास और दूसरा प्रांत के पास। प्रांत में फिर वो 2 भागों में बटा हुआ था, एक आंतरिम और दूसरा आरक्षित। एक आंतरिम, दूसरा आरक्षित। आरक्षित विषय वे विषय होते थे जो महत्वपूर्ण थे, जैसे कि पुलिस व्यवस्था, सेना की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, बजट व्यवस्था। ये सब आरक्षित विषय हुआ करते थे, जिसमें गवर्नर और साथ में गवर्नर की परिषद इस पे निर्णय लिया करती थी, और यह पूरी तरह से ब्रिटेन के प्रति उत्तरदायी था। आरक्षित विषय। आंतरिक विषय में सामान्य विषय हुआ करता था, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जल। जो सामान्य विषय हुआ करते थे वो आंतरिक विषय हुआ करते थे। इसी को हम हस्तांतरित विषय भी कहते हैं। इसमें भी गवर्नर और भारतीय मंत्रियों के प्रति, भारतीय मंत्री जो हुआ करते थे वे शामिल थे, और यह जो है वो केंद्रीय भारत का जो विधान परिषद हुआ करता था उसके प्रति उत्तरदायी हुआ करता था। फिर से देख लेते हैं। आरक्षित विषय में गवर्नर शामिल था, परिषद शामिल थी, यह ब्रिटेन के प्रति उत्तरदायी हुआ करता था। आंतरिक विषय जो है उसमें गवर्नर हुआ करते थे, भारतीय मंत्री हुआ करते थे, यह भारतीय मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी हुआ करता था। तो यह केंद्र और प्रांत में बटे हुए थे। आज भी हम देखते हैं कि 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। वही व्यवस्था लगभग यहाँ शामिल की गई थी। तो ये बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, बार बार पेपरों में पूछा जाता है कि द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी? 1919 में, प्रांतों में 1935 में, केंद्र में क्या था द्वैध शासन? आपको समझ में आ गया होगा। द्वैध शासन जो भारत में लागू किया गया वो सफल नहीं हुआ, पूर्णतः असफल साबित हुआ। तो इसमें द्वैध शासन की असफलता के लिए एक जांच समिति बनाई गई, जिसमें अलेक्जेंडर मूडी मैन को अध्यक्ष बनाया गया। यहां से पेपर में तो पूछा नहीं गया है कभी, लेकिन यह पूछा जा सकता है कि भारत में द्वैध शासन असफल रहा, जांच किसने की? अलेक्जेंडर मूडी मैन ने। द्वैध शासन के जन्मदाता, द्वैध शासन बहुत फेमस है, तो बार बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि द्वैध शासन पद्धति के जन्मदाता कौन थे? तो लायोनिल कॉर्टिस जो हैं वे द्वैध पद्धति के जन्मदाता थे। बहुत फेमस है लायोनिल कॉर्टिस। ठीक। इसी 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान था। लोक सेवा आयोग, वही लोक सेवा आयोग जो IAS-PCS का एग्जाम कराती है। भारत में 1919 के अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। बहुत फेमस है। भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया,
जब हम आगे संविधान में पढ़ेंगे महालेखा परीक्षक या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो उसमें भी हम देखेंगे कि इसकी नियुक्ति का अधिकार 1919 के अधिनियम के द्वारा ही लाया गया और यह जो है भारत सचिव के द्वारा उस समय भारत में नियुक्त होता था। तो यहां तक हम लोग देखें कि क्या क्या संविधान में और आगे बढ़ा। अगली क्लास में हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 को देखेंगे, जो कि काफी प्रसिद्ध है। बहुत सारी चीजें वहां से परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, हमारे संविधान में लिया गया है। तो इनको आप देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। बाकी हम अगले वीडियो में भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ाएंगे। धन्यवाद।